कि भैया ऑटो लोन की खत्म हो गई जिंदगी। परेशानियाँ बोले तो सबको छूट दे दी है। घर में मेरा पूरा परिवार था बजाय मेरे बीवी के, क्योंकि मैं अब तक कुंवारा हूँ। मेरे साहब ने इतनी सारी बैटरी रिक्शा बना दी है, वो कार को 14 रुपए किलोमीटर दे रहा है, ऑटो वाला 19 रुपए है गवर्नमेंट रेट। हाँ। तो ये नाइंसाफी नहीं है क्या? Today's story is all about the exclusive episode for ऑटो वाला और ऑटो वाले की जिंदगी। ये जिंदगी जिसे शायद आप और हम शायद तीन पहियों के लिए महदूद समझते हैं, पर इस स्टोरी की रियल फीचर्स पे चलते हैं और उस फीचर को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकी रियल स्टोरी होती कैसी है। इन जज्बातों को हमने कैप्चर किया है इस स्टोरी के तहत, और हमने अपनी स्टोरी को आप तक लाने के पहले काफी सारा सर्वे किया। सर्वे करने के बाद, मुख्तलिफ लोगों से मिलने के बाद एक बात समझ में तो आ गई कि भाई जिंदगी आसान नहीं है। मेरा सर किशोर इलमकर नाम है और मैं 2010 से मैं ऑटो चलाता हूँ। मैं पहले ट्रक ड्राइवर था, लेकिन मुझे वो जमा नहीं, इसलिए मैं ऑटो लाइन में आ गया। मेरी दिन की शुरुआत होती है 8-9 बजे से। मैं स्टार्ट कर देता हूँ अपना ऑटो, और रात का तो कोई टाइमिंग नहीं रहता। 500 से 800 रुपये हो जाता है मिनिमम, उसमें फिर पेट्रोल भी आ जाता है, उसी में आता है। फिर जब हम जिंदगी में इनकी देखते हैं तो जब झांकेंगे तो पता चलेगा ना कि इनकी लाइफ कैसी है। हमें तो लगता है शायद ये ऑटो चलाते हैं तो शायद बहुत खुश होंगे, लेकिन जिस हालात के अंदर में हमने इनके घर को ऑब्जर्व किया, इन लोग जिस जगह पे रहते हैं, शायद मुझे लगता है 10 बाय 10 की खोली के अंदर में इनकी पूरी जिंदगी चली जाती है। क्या ये जिंदगी है? मेरे 2 बच्चे हैं, और बड़ा लड़का है जो 3rd ईयर में है, वो बी फार्मा कर रहा है, और लड़की है 1st ईयर में जो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी ये सब्जेक्ट में वो कर रहे हैं। कि बच्चों ने कहा है, लेकिन क्या होता है कि कभी अपन रोज़गार करने के लिए निकलते हैं तो कभी कभी रोज़गार नहीं होता है, और पैसे जेब में नहीं रहने के कारण मैं उनकी जो ख्वाहिशें रहती है कि पप्पा मेरे लिए कुछ लेके आना, लेकिन मैं वो नहीं ला पाता, उसका बहुत बड़ा अफसोस रहता है। हाँ, मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए रहती है, और मेरे पापा कभी मुझे मना नहीं करते उन चीज़ों के लिए। जो मुझे चाहिए रहता है वो ला के दे देते हैं। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं करते, मतलब किसी चीज़ के, लेकिन मतलब ये चाहिए तो वो मिल ही जाता है मुझे। घर से निकलता हूँ तब मेरी माँ ये कहती है कि बेटा आराम से जाना और आराम से लौट के आना, गाड़ी बड़े धीरे से चलाना, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो अपने को आपको देखभाल करके गाड़ी चलाना। जैसा अभी मेरे बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो मेरे को मेरी अकेले की कमाई जो रोज़गार है वो पूरता नहीं, तो इसलिए मेरी मिसेस जो है वो भी मेरा हाथ बटाती है, वो भी काम पे जाती है। मैं जब ऑटो चलाना चालू कर दिया था तभी मुझे ऐसा लगा था कि सवेरे निकलने के बाद में फ़र्स्ट टाइम जब मेरा था, तो सवेरे आके के 2 बजे तक के मैं 250 रुपये जब कमाया था, तभी मुझे ऐसा लगा था कि बेकार है, मैं ये दुनिया ही छोड़ दूँ, ऐसा मुझे लगा था। इस एपिसोड को बनाने की एक सबसे बड़ी खुशी इस बात की लगती है कि जब हमने मेहनत किया इन चीजों के ऊपर पे लिखने की, कौन सी ऐसी बातें हैं जो ये ऑटो वालों की जिंदगी में ज्यादा मायने रखती है, तो कईयों के सवाल और कईयों के जवाब ये आपके स्क्रीन पे नजर आएंगे। 20 साल में तकलीफ ही इतनी हो गई है सर कि पहले जब ऑटो चलता था तो नागपुर सिटी में वैसा ही अच्छा होता था, लेकिन अभी मेट्रो आने से, चलो मेट्रो आई तो ठीक है, फिर ओला कैब आई, लेकिन फिर भी टेंडर की सवारी जो थी हमारी, उससे हमारा गुजारा अच्छा हो जाता था। लेकिन ये ई रिक्शे आने से
इतनी तकलीफ बढ़ गई है। अब ऑटो की इंस्टॉलमेंट रहती है हमारी, और हमारा परिवार है, तो बराबर हो नहीं पा रहा है। अभी दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ता है। फिर कैसा है, बसेस, पहले बसेस भी इतनी नहीं थी, बसेस भी बढ़ गई है बहुत, उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गई। परेशानियाँ बोले तो सबको छूट दे दी है गवर्नमेंट ने, ई रिक्शे वाले को, ऑटो वाले को, ओला वाले को, ऐसी है। तो उसकी वजह से हमको ही, हमारे लोगों से ही परेशानी है। गवर्नमेंट ने रूल थोड़ा बनाने को ना, जैसे यानी थोड़ा डिसिप्लिन वाला रूल कोई। क्या जिम्मेदारियां हैं घर की? घर का तो पूरा ही है ना, परिवार का। तो आप उस परिवार की जो जिम्मेदारी है इस ऑटो से पूरी कर पाते हो? ऑटो से तो नहीं हो पाता, अभी नहीं हो पाता, पहले जैसा नहीं रहेगा। क्या वजह है जिसकी वजह से नहीं कर पाते हो? गाड़ियाँ बढ़ गई ना सर। गाड़ियाँ कुछ सपोर्ट आपको चाहिए? नहीं, डिसिप्लिन जैसा बोल रहे कि मीटर से चलो, 3 सवारी चलो, तो सबसे पहले पब्लिक का भी शेयरिंग का आदत पड़ गया। 10-20 रुपए सवारी, और ऊपर से गाड़ी इतनी बढ़ गई कि सवारी रुकती नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जब हम इन फीचर्स को आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं तो दो बात तो हमें बड़ी क्लियर समझ में आई कि वो भी इंसान हैं जो आपको ऑटो के जरिए ले जाते हैं, और साथ साथ में उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। वो जिम्मेदारियां जिस तरह से वो अपनी बयान कर रहे हैं, इतना कभी कभी लगता है कि दिस ऑल बिकम अ वेरी इमोशनल एंड सेंटिमेंट्स फॉर ऑल ऑफ अस। इस फीचर को जरा गौर से देखिए। मेरा नाम मुश्ताक खान है। ये मजबूरी थी जो मुझे ऑटो चलाना सीखना पड़ा। मेरे परिवार में मेरे जो वालिद थे वो फुटपाथ पर धंधा करते थे और गरीबी का आलम था, इसलिए उस गरीबी ने मुझे ये ऑटो चलाना सिखा दिया। मेरे घर में अभी तो मेरी बीवी हैं, मेरे 3 बच्चे हैं जिनको पालने की जिम्मेदारी मेरी है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे पालने की हैसियत दे और वो करम करे। मैं 10 बजे गाड़ी निकालता हूँ। अब मेरी हालत ऐसी नहीं कि मैं सुबह निकाल सकूँ, लेकिन 10 बजे निकाल लेता हूँ। 800 रुपया, 700-800 का धंधा होता है जिसके अंदर पेट्रोल वगैरह चले जाके 500 रुपये बच जाते हैं। मैं जब रोज़गार पे निकलने वाला था उस वक़्त मेरे बच्चे ने कहा कि मुझे पापा किताबों की ज़रूरत है, लेकिन पूरे दिन मैं रोज़गार के लिए तलाश करता रहा, उतने पैसे नहीं बना पाया कि अपने बच्चों की किताबें ला सकूं। और जब रात में घर गया तो मैं इसी से खामोश हो गया। बच्चे बोले पापा किताबें नहीं। जी सब फरमाइश पूरी हुई है। पापा ने स्कूल में टीचर ने कुछ मंगाए थे या कुछ ऐसा कुछ लेके आई है जैसे, तो पापा ने एक छोटा सा घर लेकर आए थे थर्माकोल का। बहुत इतनी परेशानी रही कि बेटे को जैसा जो सोचे थे अपने और आगे पढ़ सकता, बना सकता, ये नहीं कर सके बस। आज की स्टोरी में जब आप इस स्टोरी को फील करेंगे तो स्टोरी में दर्द भी है, खुशी भी है, एहसास भी है, उन जिंदगी का फलसफा भी है जो हर कोई जानना चाहता है। मेरा नाम प्रकाश साकरे है। मैं पिछले 25 साल से ऑटो चला रहा हूँ। दिन की शुरुआत मैं स्कूल के बच्चों से करता हूँ। सुबह 7 बजे से मेरा वाला शुरुआत होता है। वापस आने का कुछ टाइम नहीं रहता है। जितना अपन कोशिश रहती है कि रोज़गार मिले, बस उतनी कोशिश करते रहते हैं। ऑटो से ही जाती हूँ मैं, क्योंकि बस मतलब वो एसी बसेस होती है, उसके कारण क्या है, किसी को भाती है किसी को नहीं भाती है। मेरा नाम मदन काले है। ऑटो चलाना मेरी मजबूरी है। मैं ऑटो चलाना सीखा और जब से मैं आज 25 साल हो गए ऑटो लाइन में ही अपना गुजर बसर कर रहा हूँ। घर में मेरा पूरा परिवार था बजाय मेरे बीवी के, क्योंकि मैं अब तक कुंवारा हूँ। माँ बाप भाई बहन सबका करते करते मेरा समय निकल गया और आज मैं अकेला हूँ। देखिए, रोजगार 500 का भी होता, 1000 का भी होता, 1200 का भी होता। आप जितना समय रोड पे रहोगे आप उतना कमाने की गुंजाइश ज़्यादा रहेगी। मेरा नाम जावेद शेख। मैं सन 1999 से ऑटो चला रहा हूँ। ऑटो चलाते हुए आज मुझे 26 साल हो चुके हैं। उसी ऑटो रिक्शा के भरोसे मैंने
आज अपने परिवार की 3 शादियां किया हूँ। व्यापार करते मैंने आज 10 ऑटो बना लिया था, लेकिन कोरोना काल आने के कारण आज मेरे पास में 2 ऑटो है। एक ऑटो किराए से चलता है, एक ऑटो मैं चलाता हूँ। मेरा नाम अब्दुल आसिफ है। मैंने ऑटो चलाना सन 1985-87 से चालू करा। ऑटो चलाते चलाते 35-40 साल के आसपास हो गए। घर की जिम्मेदारी 2 लड़के थे, 2 लड़की थी। इनको पढ़ाना भी था, लेकिन पढ़ा नहीं सका। वो वजह से, धंधे की वजह से रोज़गार बराबर मिलता नहीं था। करके कैसा भी मैंने 8वीं 10वीं तक बच्चों को पढ़ाया और उनकी शादियाँ उदियाँ करके अभी घर में बीवी, मैं और 2 लड़के हैं। मैं कंप्यूटर इंजीनियर करना चाहता था। पापा की भी ख्वाहिश थी कि कंप्यूटर इंजीनियर बने, बट एक टाइम था कि पापा के पास उतने पैसे नहीं थे। फिर भी कोशिश करके उनने 22,000 रुपये कुछ जमाए और मुझे एडमिशन भी करवाया। बट कुछ ऐसा टाइम आया जो एडमिशन आगे नहीं पढ़ा पाए, तो मुझे फिर यही कंप्लीट करके पढ़ाई आगे करके जॉब करना पड़ा। एक भी कपड़ा नहीं बनाया। वो ईद मेरे को मरे दम तक ख्याल रहेंगी। वो बहुत अफसोस वाली बात थी कि मैंने अपने छोटे छोटे बच्चों को कपड़े नहीं बनाया। मैं बहुत कोशिश करा, लेकिन रोड के हालात, धंधे की पोजीशन बहुत डाउन थी। वो ईद मेरी बच्चों के लिए बहुत ख़राब रह गई। बताइए इनकी जिंदगी कैसी मैंने है? 12 साल वाले से ज्यादा तो एक्सपीरियंस मेरे को आ गया कि भैया ऑटो लेन की खत्म हो गई जिंदगी। कोई मतलब की नहीं ऑटो लेन जो पहले थी, अब वो खत्म हो गई वजह है ना। वजह ये है कि भैया मेट्रो आ गई, अभी ये जमाने भर की ई रिक्शा बैटरी आ गई और ये बस आ गई। जमाने भर की गडकरी साहब ये निकाल रहे हैं और उसके ऊपर कुछ नहीं। ऑटो वाले के ऊपर कोई यानी ऐसा कुछ है नहीं कि वो ऑटो वाला बचा ले और आप पी के सब बरोबर। बस अपने लिए 500 रुपये रोज कमा लिए, वही बहुत है उसके लिए। वो बचा नहीं सकता, कुछ जोड़ नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। बस ऑटो वाले की जिंदगी ये हो गई। क्या किए गडकरी साहब ने? गडकरी साहब ने इतनी सारी बैटरी रिक्शा बना दी है। वो कार को 14 रुपए किलोमीटर दे रहे हैं, ऑटो हमारा 19 रुपए है गवर्नमेंट रेट। हाँ हाँ तो ये नाइंसाफी नहीं है क्या? हाँ कार को तो हमारे से बढ़ के होना चाहिए ना। हाँ हाँ। आप लोग कार पसंद कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग ऑटो बनाना पसंद थोड़ी कर रहे हैं। मैं शेख जावेद अहमद जम्मू कश्मीर से आपसे मुखातिब हूँ। मैं ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। जैसे कि हमारे सभी चालक भाइयों को पता है कि हम इस मांग को लेके पिछले 5-7 सालों से दिल्ली तक जा रहे हैं, जिसमें हमारी सबसे बड़ी मांग है कि हमारे जो ड्राइवर हैं उनके लिए एक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड का गठन हो। मेरा नाम राजेंद्र सोनी, मैं दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ का महामंत्री, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ का। नंबर 1 समस्या है इनकी प्राइवेट नंबरों की मोटरसाइकिलें जो चल रही है दिल्ली के अंदर लाखों की तादाद में। अदर स्टेट की टैक्सियाँ चल रही हैं दिल्ली के अंदर जो क्या नाम है लाखों की तादाद में हो गए। जुगाड़ू ई रिक्शा, ये और भी कई समस्या ऐसी है। कल्याण बोर्ड इनका बनना चाहिए, वो अभी तक कुछ नहीं हो रहा। अकोला शहर के अंदर ऑटो चालकों की दुर्दशा बहुत खराब है। 2014 के बाद में सरकार ने जो खुले परमिट कर दी, उसकी वजह से बहुत सारे ऑटो अकोला शहर में आ गए और सरकार ने रोजगार के नाम पर ऑटो चालकों को ऐसे ही दी और ऑटो चालक जो है तो ऑटो देकर लोन पर देकर कर्जदार हो रहा है। एस टी बसमध्ये स्त्रियांची अर्धी तिकीट केलेली आहे, त्यामुळे पण सवारी मिळत नाही। बाहेर जिल्ह्यातून स्क्रॅप केलेले ऑटो इथे आणून चालवत आहेत। इथली प्रशासन काहीही त्याच्यावर लक्ष देत नाही। ऑटो चालकांपुढे पुष्कळ मोठा संकट आल्यामुळे ऑटो चालक काही दिवसाने आत्महत्या करणार अशी परिस्थिति सरकार निर्माण करत है। मैं अपने ऑटो चालकों की समस्याओं को लेकर के यहाँ पे अपने स्टैंड पे एकत्रित हूँ। आज ऑटो चालकों का व्यवसाय बिल्कुल खत्म हो रहा है। ओला उबर कंपनियों ने हमारे ऑटो चालकों का व्यवसाय बिल्कुल खत्म कर दिया। उन्होंने अपना कमीशन बढ़ा दिया है। सरकार ने पासिंग की फीस और इंश्योरेंस का फीस इतना बढ़ा दिया है, ना तो अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, ना अपने दवाई या गोली कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज हम लोग परमिट फीस 10,500 रुपये भरते हैं, तब हमको शासन परमिट देता है, लाइसेंस बेच बिल्ला सब कुछ हमारे पास अवेलेबल रहता है। ऊपर से आज हमारे गोंदिया शहर में पूरी नगर परिषद की स्कूलें पूरी बंद हो चुकी है। आज हम अपने बच्चों को शिक्षण कैसे करेंगे, कैसा क्या करेंगे, उनको उज्जवल भविष्य के लिए आज हमको कोई रास्ता नजर नहीं आता। मैं ये चाहता हूँ कि पूरा देश इन 3 पहियों के पर चलने वालों की ज़िंदगी का कुछ ख्याल रखे। क्या इन ऑटो रिक्शा चालकों का जीवन इसी तरह चलना चाहिए?
क्या इनके जीवन में कुछ बदलाव होना नहीं चाहिए? और अगर इनके जीवन में बदलाव लाना है तो इस देश की सरकार को कुछ अच्छे कदम उठाने पड़ेंगे ताकि अपने बाल बच्चों का एजुकेशन भविष्य संवार सके। रिक्शा चालक अपना जीवन यापन करते समय इस देश की तमाम जनता की सेवा करता है और इस देश में जो लोग समाज की सेवा करते हैं उन सबको ये सरकार पेंशन के तौर पर कुछ आर्थिक मदद करती है। क्या ये ऑटो रिक्शा चालकों का इस देश के सरकार पर अपना हक नहीं है? अपने जीवन के 40 साल 50 साल इस सेवा में लगा देती है, क्या 50 साल के बाद इनको ये अधिकार नहीं बनता कि इनको भी सरकार पेंशन दे? इस देश के आमदार को, इस देश के खासदार को जो 5 साल के लिए इस सरकार में आते हैं और 5 साल बाद इनको सरकार पेंशन देती है, तो फिर सरकार इन आमदारों और खासदारों को पेंशन देके हमारे ऑटो रिक्शा चालकों को क्यों टेंशन देती है? ऑटो वाले की ज़िंदगी के ऊपर पे जो हमने स्टोरी की, उस स्टोरी में हमारे पास दर्द भी है, उसमें खुशी भी है। वो सारा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो हर जगह पे हर ऑटो वाले ने अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। कुछ तो बहुत खुश हैं और कुछ आज भी ये उम्मीद रखते हैं कि उनकी ज़िंदगी और बेहतर हो। जिम्मेदारियां तो उनके परिवार में लगी है और वो लगती रहेगी, लेकिन क्या उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करने में हमारा सरकार उनको सपोर्ट कर सकती है, वो मांग कर रहे हैं। हमने इसी सर्वे के अंदर में हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट से लोगों के स्पेशली संगठनों के मैसेजेस लाए ताकि ये बात सरकार भी सुन सके और उनका मैसेज पहुंचाने के लिए हमारा एक जरिया बन सके। टिल द टाइम मुझे लगता है कि इस एपिसोड को देख के मैं सम अप करके ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि बहुत मेहनत लगती है ऐसी स्टोरीज को आप तक पहुंचाने की। उस मेहनत के अंदर में हमारी टीम जी जान लगाती है आप तक पहुंचाने के लिए। आपको लगता है अगर कि ये स्टोरी बेहतर लगी, मज़ा आया, आपको समझ में आया कि इस स्टोरी को आप लोगों तक शेयर कर सकते हैं और उन ऑटो वालों की ज़िंदगी और बेहतर करने में कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आपके शहर की ऐसी कोई स्टोरी हो तो ज़रूर हमें मैसेज करिए ताकि हम आपके शहर में आपकी जगह पे आए और उन स्टोरी को वायरल करें। टिल द टाइम अलाउ योर ब्रदर विकार अहमद टू साइन ऑफ। एंजॉय योरसेल्फ एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अरे सब इज्जत खराब हो जाती है अपन लोगों की थोड़ी सी। चल ठीक है, कोई बात नहीं। इधर चेहरा थोड़ा क्लोजिंग लेना, इनका ही चेहरा आना चाहिए एकदम, कोशिश करना जितना टाइट हो। क्या कर रहे हो अभी? बैठा। अरे कितने बार बोलना पड़ा मेरे बच्चे आना। अब बेटा तू बोलता तो लेट है ना, अभी तक सब तब से मैं बोल रहा हूँ कि बोलो। आपने ऑटो चलाना कब सीखा? मैंने ऑटो चलाना 2000 साल से शुरू किया।